राम, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मेरे दोस्तों 10 तारीख है और एसएससी सीजीएल 2024 प्री का जो पेपर चल रहा है उसकी पहली शिफ्ट जो है कंप्लीट हो गई है। और मैं आपको बताना चाहूं मेरे प्यारे भाई कि एक्चुअल में जो पिछले साल में एसएससी ने सवाल बनाए थे सीजीएल में, सीएचएसएल में, उन्हीं को दोबारा से डाल दिया है। एसएससी ने कोई भी नया सवाल अपनी तरफ से नहीं बनाया है, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। जो पिछले साल एसएससी ने पूछा था वही दोबारा से पूछ लिया है, यानी कि रिपीट पे रिपीट पे रिपीट पे रिपीट एसएससी की इसमें चल रहा है मेरे दोस्तों। एसएससी के पास सवालों का कलेक्शन खत्म होते हुए अब लग रहा है 20 रुपए की बजाय 50 रुपए पर क्वेश्चन एसएससी को देना पड़ेगा सवाल बनवाने के लिए मेरे दोस्त। लेकिन पेपर ऐसा नहीं कह सकते कि आप आंख बंद करके कर लोगे, आपको मेहनत तो करके जाना पड़ेगा मेरे भाई। प्रणाम। क्या आप मेरे साथ क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। हाँ जी, उससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारा जो मेंस का बैच है, प्री के बाद अब आपको मेंस की तैयारी में लगना, और मेंस ही फाइनल वो सीढ़ी है जो आपको नौकरी की तरफ लेके जाएगी। तो हमने और हमारी कैरियर की पूरी टीम ने, जो एसएससी की बेस्ट टीम है, जयदीप सर, पीयूष सर, हमारे अभिषेक सुमन सर, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल मेंस का जो है बैच जो है कैरियर ऐप पर लॉन्च कर दिया है। आप इसमें अभी एडमिशन ले सकते हो और मात्र 1199 की फीस में आपको सारे ही सब्जेक्ट की तैयारी करने को मिलेगी। 2 महीने में हम ये सिलेबस कंप्लीट भी कराएंगे आपको और मेंस के हिसाब से ही पढ़ाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। ये फीस केवल अभी 24 घंटे के लिए है और इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं मेरे भाई दोस्त, ठीक है जी। तो जो मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे वो यहां से तैयारी कर सकते हैं। शुरू करते हैं मेरे दोस्त। अच्छा जी, ये बताइए पहले कि अगर x प्लस 1/x 12 है, अगर x प्लस 1/x 12 है तो मुझे बताओ कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। अगर x प्लस 1/x 12 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब देखिए, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो बच्चा ना जानता हो? ऐसा कौन सा टीचर है जिसने ना पढ़ाया हो? अगर x प्लस 1/x 12 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा k स्क्वायर माइनस 2। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 142, 142 इसका आंसर हो गया। इसमें कुछ है भी मेरे दोस्त? भाई सीजीएल का लेवल एमटीएस से ज्यादा आसान चल रहा है। मैं आपको बताऊं, सीजीएल का पेपर सीडीएस से बहुत ज्यादा आसान आता है, सीजीएल का पेपर इंटेलिजेंस ब्यूरो से बहुत ज्यादा आसान आता है, सीजीएल का पेपर बैंकिंग से ज्यादा आसान आता है, जबकि ये सब बराबर तनख्वाह वाली जॉब है लगभग लगभग। सीजीएल का लेवल क्यों इतना नीचा हो गया है, क्यों इतना गिर गया है कि 200 में से 160 कट ऑफ पहुंच रही है? ये तो मुझे एसएससी पे केस करना चाहिए कि आप हर शिफ्ट में अलग सवाल क्यों नहीं बना पा रहे, आपको क्यों बार बार सवाल रिपीट करने पड़ रहे हैं, आपने क्यों एग्जाम का लेवल इतना नीच कर दिया है कि उसमें 160 तो कट ऑफ ही पहुंच गई है। क्या अच्छी बात है कि ग्रेजुएट लेवल के पेपर में 80% जो लोगों के 10 12th में नहीं आते उसमें 160 कट ऑफ पहुंचे? लगभग 2 गुना 3 गुना लेवल होना चाहिए एसएससी का, जिससे कि कट ऑफ कम पहुंचे और जिस बच्चे में दम हो, जो वाकई में मेहनत कर सकता हो, वही तैयारी करे। ठीक है जी। आइए, 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस 18 और 12 हैं। 18 और 12 2 सर्कल की रेडियस है और ये एक्सटर्नली टच करते हैं, कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछिए। तो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई ये मान लीजिए कि 2 सर्कल है, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को ऐसे बाहर से टच करते हैं, ये टची टची प्रोग्राम इनका चल रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये होती है भैया इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और अगर इस सर्कल की रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो क्या आपको कॉन्सेप्ट नहीं बता डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का 2√r1 r2? ये तो बेटा वो सवाल है जो मैंने मैथ्स वनडे इन सेकंड यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। केवल आप यहां पे वैल्यू रख दो, 2 18 और 12। अब 18 और 12 216 हो गया, 216 मतलब 36 छिक्का 6। अभी 18 और 12 में से 6 कॉमन आ जाएगा ना अंडर रूट लेके, तो 6 दूनी 12 3 दूनी 6, 12√6 आ जाएगा बेटा। 12√6 सेंटीमीटर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होगी। आइए अगला है, ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन 2023 अभी 2024 के सीएचएसएल में अभी पूछा है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, सेम डाटा।
बस वहां पी क्यू आर था शायद कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई 11 है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है जिसमें एक्स वाई 11 है, वाई जेड 13 है, वाई जेड 13 है, जेड एक्स 24 है, जेड एक्स 24 है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम का लेवल भी उतना होना चाहिए जितनी एसएससी के लेवल वाले, एसएससी की बराबर तनख्वाह वाले एग्जाम्स का लेवल है। आप आईसीआर टेक्नीशियन का पेपर उठा के देखिए, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर उठा के देखिए, आप सीडीएस का पेपर उठा के देखिए, आप DSSB का, आप डीडीए का पेपर उठा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कैसा पेपर बनाना चाहिए। अगर किसी ट्राइंगल एक्स वाई जेड में तीनों भुजाएं दी हैं तो आपसे पूछा ट्राइंगल एक्स वाई जेड से कितने वृत्त गुजरेंगे, ट्राइंगल एक्स वाई जेड से कितने सर्कल्स गुजरेंगे। अगर किसी त्रिभुज एक्स वाई जेड की तीनों भुजाएं आपको दी हैं तो आपसे मुझे बताओ कि इस त्रिभुज से कितने वृत्त गुजरेंगे। देखिए भैया, एक त्रिभुज से मेरे दोस्तों मैक्सिमम एक ही सर्कल पास करता है, लेकिन अगर तीनों भुजाएं 11, 13, 24 हैं तो क्या ट्राइंगल बन पाएगा? नहीं। यहां पे दो भुजाओं का योग 11 + 13, दो भुजाओं का योग 24 तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के बराबर हो रहा है तो कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। जब कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो कोई भी सर्कल मेरे दोस्तों इस त्रिभुज एक्स वाई जेड से नहीं गुजरेगा। शून्य, एक भी सर्कल इससे पास नहीं करेगा। ठीक है जी, आइए त्रिकोणमिति का मेरे दोस्तों 2 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a, 2 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a अपॉन sec स्क्वायर a इंटू cosec स्क्वायर a, अपॉन sec स्क्वायर a इंटू cosec स्क्वायर a। जी ये वाला सवाल आपके एग्जाम में आया है। क्या ये मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बता रखा? क्या ये जो ऊपर चीज लिखी हुई है और जो नीचे चीज लिखी हुई है क्या ये बराबर नहीं है? मैंने आपको कितनी बार बताया है, और ये मैं जो लिखने वाला हूं मैं ऑलरेडी इसकी 6 महीने साल भर पहले ही रील में समझा चुका हूं कि tan a + cot a का स्क्वायर क्या होता है। tan a + cot a का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a + 2। 2 का मतलब होता है 1 + 1, 2 का मतलब 1 + 1, 1 + tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a + cosec स्क्वायर a प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है, मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर a + cosec स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a इंटू cosec स्क्वायर a। ये चारों चीज बराबर होती हैं। बताओ क्या बताई नहीं है आपको? क्या ये सब आपको बताया नहीं है? ये चारों चीजें अब ऊपर नीचे सेम ही तो है भाई, ये दोनों चीजें बराबर है। क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1। ठीक है भाई, आइए मेरे दोस्त, अरे ये कहां चले गए? प्रॉफिट जो है, किसी आर्टिकल पर जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 1/6 है। प्रॉफिट विक्रय मूल्य का 1/6 है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 1/6 है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा बताओ। अगर प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 1/6 है, इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट और आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का रेशियो 1/6। आपने सामान को 6 रुपए में बेचा और आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 रुपए का। आपने सामान को 6 रुपए में बेचा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 रुपए। तो 1/5 आ गया जी, आपका 20% आपका प्रॉफिट है, 20%। बताइए इस सवाल में किसी को कोई परेशानी थी? हाँ जी, कौन है? एक आपके पास मेरे दोस्तों कोण है यानी कि शंकु, और इस कोण की जो हाइट है वो 24 है, इस कोण की जो हाइट है 24 है h, और कोण का जो वॉल्यूम है वो 1232 है, 1232। तो आपसे पूछा है कोण का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बट टोटल सरफेस एरिया तो तभी निकलेगा ना जब आपको कोण की रेडियस स्लैंट हाइट पता हो। हाइट 24 है तो रेडियस पता नहीं है। अब कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोण के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr² h, पाई का मतलब 22/7 r² h। फॉर्मूला तो देखो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब ये कितना दिया है मेरे दोस्तों? आपको 1232 दिया है, 1232। ठीक है जी, तो 3 × 8 = 24। अब ये 22 × 5 = 110,
13, 22 छिक्का, तो 8 से 56 7 बार चला जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, रेडियस 7 आ गई। तो मेरे दोस्तों यहां से रेडियस 7 आ चुकी है आपकी, रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो स्लांट हाइट आपकी 25 आ गई, 7 24 25 के यहां पे ट्रिपलेट लग गया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं है? पाई का मतलब 22/7, रेडियस आपकी 7 है, एल प्लस आर कितना है भाई? एल प्लस आर है ये 25 7 32, एल प्लस आर 25 7 32, तो 22 गुणा 32 आ गया मेरे दोस्तों 660 और 44 यानी कि 704। 704 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 704। ठीक है जी। और देखेंगे सवाल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इसकी बराबर है 28 सेंटीमीटर ही था ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके तीनों वर्टेक्स पर सर्कल बनाए जाते हैं 14 14 के, तो ट्रायंगल का बचा एरिया क्या होगा? अच्छा, तीनों वर्टेक्स पर सर्कल बनाए जाते हैं ऐसे, एक सर्कल इस शीर्ष पे बना दिया मेरे दोस्त, एक सर्कल यहां बना दिया, एक सर्कल यहां बना दिया इस तरीके से, और एक सर्कल ये यहां बना दिया, तो तीनों वर्टेक्स पे हमने सर्कल बना दिए सर्कल। तो अब ये बचा एरिया, ये एरिया आपसे पूछा है कि ये एरिया कितना होगा, जल्दी से करके बताओ ये वाला एरिया। क्या आप कर नहीं सकते कि भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो आपको करना क्या है? अगर यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ये 28 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ ये जो तीनों सर्कल है इनकी रेडियस 14 14 14 होगी, 28 का आधा 14 14 14। तो भाई अगर मैं पूरे ट्रायंगल के एरिया में से 1 2 3 सेक्टर का एरिया घटा दूं, आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 28, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, 28 का स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे मेरे दोस्तों इन तीनों सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। सेक्टर मतलब 60 60 60 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री मतलब 360 का आधा। अच्छा यहां पे रेडियस 14 है, रेडियस कितनी बन गई है? 14 बन गई मेरे दोस्तों सर्कल की। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है, यहां पर रेडियस 14 है, दुगुना, तो एरिया 4 गुना होगा। ये एक सेक्टर है, तीनों सेक्टर का एरिया टोटल 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री मतलब 180/360 आधा। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा भाई 28/2 196√3, और मेरे दोस्तों ये आ जाएगा आपका 308। 196√3 माइनस 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या यही आंसर है? ए प्लस जी। अगला है मेरे प्यारे भाई, एलजबरा से बड़ा आसान है शायद। a प्लस बी प्लस सी बराबर 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 36। आपसे पूछा है यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपसे पूछा है। ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पता है, तो क्या आप इसका फॉर्मूला जानते हैं? इन दोनों की टर्म में फॉर्मूला जानते हैं? फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं यहां पे, अगर आपको याद ना हो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में 1/2, और ब्रैकेट में आएगा थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। आप यहां पे केवल वैल्यू रख दो, a प्लस बी प्लस सी 18 गुणा 1/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 36 है, 36 का 3 गुना 108, माइनस ए प्लस बी प्लस सी आपका 18, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है भाई, 2 से 18 आपका 9 बार कट जाएगा, तो 9 गुणा, अभी 108 में से, ठीक है भाई, 324 आप घटा लोगे तो ये तो माइनस का 216 आ गया भैया। अब 216 निम्मा कितना होता है? 1800, और 16 निम्मा 144, यानी कि 1944, माइनस 1944 है क्या आंसर?
वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं सी को 0 करके, लेकिन लगना तो आपको ये फॉर्मूला ही है, -1944 ही सवाल का ठीक आंसर बनेगा। ठीक है जी, आओ क्या टें, टें, 3 पाइप है भाई, 3 पाइप ए बी सी हैं, 3 पाइप ए बी सी हैं। ए भर सकता है 40 मिनट में, बी भर सकता है 80 मिनट में, और सी भर सकता है 120 मिनट में। ए और बी तीनों एक साथ खोले, ए बी कितने टाइम में भर देता है? गड़बड़ लिखा है सवाल में, बोला है बी और सी को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि बच्ची टंकी आधे घंटे में भर जाए। बी और सी को कितनी देर बाद बंद कर दें? बी और सी को कितनी देर बाद बंद करें कि टंकी आधे घंटे में भर जाए, हाफ आवर में भर जाए? यह सवाल है आपके सामने। अब बताओ जल्दी से। अब आप यहां पे ये सोचो कि 40, 80, 120 का एलसीएम क्या आएगा? 240 मान लेते हैं, 240। 240 मैंने मान ली टैंक की कैपेसिटी है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 2। हमने तीनों पाइप को खोला, हमने तीनों पाइप को खोल दिया, ए बी सी को। बोला कितने टाइम के बाद पाइप बी और सी बंद कर दें। इतने टाइम चला के हमने बी और सी बंद कर दिया, यानी कि केवल पाइप ए ही चालू रहा कि पूरी टंकी आधे घंटे में भर जाए। आधे घंटे का मतलब पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाए, 30 मिनट में। कितने टाइम के बाद हमें बी और सी को बंद कर देना चाहिए? यही था क्या? 12, 18। देखो पाइप ए तो ऑल टाइम ओपन है, ये पाइप ए तो ऑल टाइम ओपन है, तो पाइप ए ने कितना भरा होगा? पाइप ए 1 मिनट में 6 भरता है, पाइप ए 1 मिनट में 6 भरता है, तो 30 मिनट में भरेगा 180 यूनिट। तो पाइप ए ने 180 भरा। अगर पाइप ए ने 180 भरा है, पाइप ए ने 180, तो लेकिन टंकी तो पूरी 240 की है, तो बी और सी को कितना भरना पड़ेगा? यानी कि 60 यूनिट भरना पड़ेगा बी और सी को। और बी और सी भरेंगे 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ। तो बी और सी 60 यूनिट भरेंगे 5 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि 12 मिनट तक चलाना पड़ेगा। तो पाइप बी और सी को 12 मिनट चला के बंद करना पड़ेगा, 12 मिनट। ठीक है भाई? आओ ये हो ही गया। आओ जी, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त हम करेंगे। ए और बी एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ते हैं। सर्कुलर ट्रैक में आपको ऑलरेडी पहली पढ़ा चुका हूं भाई, इसमें ऐसी कौन सी बात है जो नहीं कर पाए। ये एक 750 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, 750 मीटर का। अब इसमें ए और बी दौड़ते हैं 9 और 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ए 9 और बी 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। अभी डायरेक्शन सेम है कि ये अपोजिट है, ये नहीं बताया है। तो आपसे पूछा फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे। अच्छा सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। सवाल में पूछा फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे एक दूसरे से, बताओ जरा। तो भाई अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ते तो कितने टाइम के बाद पहली बार मिलेंगे? तो टाइम बराबर डिस्टेंस 750 मीटर और बटे रिलेटिव स्पीड। बेटा रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घटाना होता है। 9 में से 13.5 का डिफरेंस लेंगे तो 4.5, लेकिन ये 4.5 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में 5/18 आपको करना पड़ेगा, 5/18। ठीक है भाई? तो 4.5 से आपका 18, ये आपका 4 बार कट जाएगा। 5 से 750 मेरे दोस्तों 15 बार कट जाएगा, और ये 4 ऊपर जाएगा तो 600 सेकंड। 600 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। 600 सेकंड आपका 10 मिनट होता है, 10 मिनट के बाद। ठीक है? बताना है कौन सा ट्रू है। ट्रू आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है। साइन टी
ग्रेटर देन कॉस टी, साइन टी कॉस टी से बड़ा होता है अगर टी 45 डिग्री से छोटा है। साइन टी बराबर कॉस टी, साइन टी इज नॉट इक्वल टू कॉस टी, नॉट इक्वल टू, अगर टी 45 डिग्री है। साइन टी लेस देन कॉस टी, साइन टी कॉस टी से छोटा है अगर टी 45 डिग्री से बड़ा है। साइन टी कॉस टी से बड़ा है, साइन टी कॉस टी से बड़ा है इफ टी 45, अगर टी 45 डिग्री से बड़ा है। बताइए जरा इसमें कौन सा सही है, यानी कि आपको टेबल पता होनी चाहिए। 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे साइन और कॉस बराबर होते हैं, ये वाली बात तो गलत है। 45 डिग्री से अगर छोटा है तो बेटा कॉस बड़ा होगा, ये वाली बात भी गलत है। 45 डिग्री से अगर बड़े हैं तो मेरे दोस्तों साइन ही बड़ा होता है। ठीक है भाई। 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच की अगर हम देखें तो साइन 45 का मान क्या है, 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, और हम कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। तो आप देख रहे हैं कि साइन ये तो बढ़ता जा रहा है और ये आपका ये तो बढ़ता जा रहा है मेरे प्यारे भाई, और ये आपका घटता जा रहा है। 45 से 90 के बीच में मेरे दोस्तों हमेशा साइन की जो वैल्यू है वो कॉस से बड़ी होती है। ये वाली जो शिफ्ट है भाई, ये अब तक की सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार शिफ्ट है ये वाली, मुश्किल नहीं है ये। देखिए एक दीवार है, दीवार के सहारे एक खंबा है, ए पोल ऑफ 10 मीटर स्लैंटली रेस्टिंग टू ए वॉल एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये दीवार है मेरे दोस्त, दीवार। अब दीवार के सहारे एक सीढ़ी मान लीजिए, खंबा मान लीजिए, दीवार के सहारे इस तरीके से दीवार के सहारे एक सीढ़ी टिकी हुई है 10 मीटर लंबी, 10 मीटर लंबी, जो आधार से 30 डिग्री का कोण बनाती है, जो आधार से 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। आपसे मात्र यह पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल, पोल के फुट यानी कि सीढ़ी के फुट और दीवार के बेस की दूरी, यानी कि यह दूरी पूछी गई है, ये वाली दूरी आपसे पूछी गई है कि भाई ये जो पोल का फुट है और ये जो दीवार का बेस है, इनके बीच की दूरी क्या है। ये है 90 डिग्री मेरे दोस्तों, ये 30 60 90 का ट्रायंगल नहीं हो गया। अगर 90 डिग्री के सामने 10 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने 5 होगा, 60 डिग्री के सामने 5√3 मीटर होगा, 5√3 मीटर। अरे यार किस बच्चे को 30 60 90 डिग्री नहीं आता है? हर आदमी को 30 60 90 की जानकारी है। आगे देखिए, एक आदमी ने 4,000 रुपए उधार दिए, एक आदमी ने 4,000 रुपए उधार दिए हैं अपने दोस्त को, ठीक। कुछ पैसा उधार दिया उसने 8% की दर से और कुछ 10% की दर से। जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है वो 352 है, 352 टोटल सिंपल इंटरेस्ट 352 है। तो आपसे पूछा है 8% की दर से कितना पैसा उधार दिया, 8% की दर से कितना उधार दिया, कितना उधार दिया, ये है, बताओ जल्दी से। जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट है ना एक साल का वो 352 है, 8% की दर से कितना पैसा उधार दिया है, ये बताया नहीं आपको भाई, ये था क्या सवाल। एक आदमी ने 4,000 रुपए उधार दिए 8% की दर से 10% की दर से, एक साल में टोटल ब्याज 352 है। आप यहां पे एलिगेशन भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि एलिगेशन नहीं लगेगा, जैसे मैं, और यहां पे परसेंटेज ब्रेक मेथड भी लग जाएगा, दोनों मेथड लग जाएंगे। कुछ पैसा आपने 8% की दर से उधार दिया, कुछ पैसा आपने 10% की दर से उधार दिया। आप देखो कि 4,000 रुपए पर एक साल में आपको कितना ब्याज मिला, 352 रुपए। परसेंटेज में कितना है ये परसेंटेज में कितना है, तो 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 8.8%, यानी कि आपको जो नेट ब्याज है 8.8% है, घटाओ तो कितना आएगा 1.2, घटाओ कितना आएगा 0.8, 1.2 रेशियो 0.8 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3:2, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 8% की दर से कितना पैसा उधार दिया गया, तो 8% की दर से उधार दिया गया बेटा 3 आउट ऑफ टोटल 5, 4,000 का 3/5 यानी कि 2,400 रुपए, 2,400 रुपए। 10% का पूछे तो 1,600 रुपए। तो एलिगेशन से मैंने आपको बता दिया, यहां परसेंटेज ब्रेक मेथड भी लग जाएगा। ये सब बातें आपको बताई हुई है मेरे दोस्त, ये सब बातें आपको बताई हुई। और ऐसा जो सवाल है
कि भी ऐसे सवालों में एलिगेशन कैसे लगाना है, परसेंटेज, यहां तो बहुत इजी डाटा, अगर मुश्किल डाटा भी आए तो भी सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होगा, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट इस बुक में लिखे हुए, कॉन्सेप्ट किंग। आप इसको एक सवाल की तरह मत लो कि ये सवाल है, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि एक आदमी ने कुछ पैसा है, दो दोस्तों में बांट दिया, अलग अलग ब्याज की दर से टोटल ब्याज दिया है। सारे कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट किंग बुक में है। अभी तक मैंने जितने भी सवाल कराए 13-14, एक एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ इस बुक में लिखा हुआ। आप मात्र अगर बुक भी पढ़ के जाते ना, मात्र बुक भी पढ़ के जाते तो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लेते, एक आदमी परेशानी होती कुल। ठीक है मेरे भाई, आओ। ₹1, ₹5, ₹10 के सिक्के, एक आदमी के पास ₹1, ₹5, ₹10 के सिक्के हैं। ₹1, ₹5, ₹10। सिक्कों की संख्या का रेशियो 3, 5, 7 है। नंबर ऑफ कॉइन्स, एक आदमी के पास ₹1, ₹5, ₹10 के सिक्के, सिक्कों की संख्या का रेशियो 3, 5, 7 है। टोटल हैं ₹980। टोटल ₹980 हैं। पूछा है ₹10 के कितने सिक्के, ₹10 के सिक्के कितने, 7 का मल्टीपल आएगा भाई। अच्छा कर लोगे क्या? ₹1 के 3 सिक्के यानी कि ₹3 हो गए, ₹5 के 5 सिक्के यानी कि ₹25 हो गए, ₹10 के 7 सिक्के यानी कि ₹70 हो गए। तो हो गया 70 और 25 95 और 3 98 हो गए, 98 हो गया टोटल। 98 की वैल्यू ₹980 है, 10 गुना 10 टाइम्स, यानी कि ₹10 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 10 टाइम्स हो जाएगी ₹70। यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, इतना सही था। 10 की वैल्यू, सॉरी, ₹10 के कितने सिक्के हो जाएंगे? 70 कॉइन्स, वैल्यू हो जाएगी 700। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से कटे, डिविजिबल बाय 47। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से कटती है, 5 अंकों की। या तो मैं ऑप्शन से उठाता, देखो या तो आप भाग करो, दो रास्ते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, आप इसको 47 से भाग करो, या फिर 47 को खींच के आप इसके नजदीक ले जाओ। बताओ कौन सा वाला बताएं? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 47 से डिविजिबल है, 47 से, तो मैं आपको इसको भाग करके बता देता हूं सिंपल, कि 47 से डिवाइड करो इसको, तो 47 दूनी 94 चला जाएगा बेटा, कितना बच जाएगा? ये आपका बच जाएगा 5, 9। फिर 47 एकम 47 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा जी? 12। फिर 9 उतार लीजिए, फिर ये 2 बार ही जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 94। कितना बच जाएगा? ये आपका 5 और 3। फिर ये 9 उतार लीजिए, अभी कितनी बार जाएगा ये आपका चला जाएगा जी 8 बार तो नहीं जा पाएगा, 320 से 7 बार ही जाएगा। जब ये 7 बार जाएगा तो 280 होगा और 49 होगा, यानी कि 329। तो यानी कि आखिर में 30 शेषफल बच गया, आखिर में रिमाइंडर कितना बच गया? 30। यानी कि 30 की वजह से भाग नहीं हो पा रही, तो आपको इसमें से 999999, जब मैंने 9999 को 47 से भाग किया तो आखिर में 30 शेषफल बच गया, तो इसमें से 30 माइनस कर दीजिए। जो शेषफल बच रहा है अगर मैं उसी को घटा दूंगा तो जो बची संख्या है वो 47 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, यही था, यही है ना? गलत कर दिया आप लोगों ने। एक रास्ता और बताऊं बिना भाग करे, लेकिन उसमें थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नहीं है। 47 का वैसे डिविजिबिलिटी रूल पता नहीं है आप लोगों को, चलिए कोई बात नहीं। जैसे 47 का डबल होता है 94, हमें तो इसके नजदीक जाना ना, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद, इसके नजदीक पहुंचो। 47 का दुगुना होता है 94, 94 के आगे 3 जीरो चुपका दो, 94,000 आ गया। अभी 6,000 की कमी है, तो 47 के आगे मेरे दोस्तों जो जीरो चुपका दो, ये आ गया 98,700 के नजदीक, 98,700 के नजदीक आ गया है भाई। अभी 1300 की कमी है। 47 का दुगना होता है 940, चलो पहले ये जोड़ लेते हैं, 4 0 9 7 16 का 6 4 4 8 1 9,
99,640 ऐसी संख्या आ गई जो 47 से कटती है। लेकिन अभी भी कमी किसकी है? अभी भी यहां पे लगभग 300 की कमी है। तो 47 का कितने गुना करें कि 300 के नजदीक जाए? अगर मैं इसका 8 गुना करूं मेरे प्यारे भाई, तो 320 और 56 हो जाएगा। 8 गुना तो ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं इसका 7 गुना करता हूं 329, अगर मैं इसमें 329 और ऐड करता हूं तो 99969, देखो ये इसके नजदीक पहुंच गया। इसमें 47 ऐड करोगे तो ये 5 अंकों की 6 अंकों की हो जाएगी। ये दूसरा रास्ता है करने का भाई। ठीक है, ये सब चीज मैं एलसीएम एचसीएफ में सिखाता हूं। विच डजंट फॉलो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी नियम नहीं है? कौन सा कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं करता? बताओ जल्दी से। अगर देखो इसके ऑप्शन नहीं भेजे बच्चे ने, इसके ऑप्शन नहीं भेजे, पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 4 ऑप्शन ऐसे हैं, साइड साइड साइड, अभी ए एस ए या एस ए एस या ट्रिपल ए, कुछ ऐसे ही होंगे बेटा। एग्जामिनर की नस को मैं अच्छी तरीके जानता हूं। कौन सा ऐसा है जो कॉन्ग्रुएंसी को फॉलो नहीं करता? 3 भुजाएं बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 2 एंगल बीच की साइड बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 2 साइड बीच के एंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 3 एंगल बराबर होने से जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट बने। सिमिलर तो हो जाएंगे बट कॉन्ग्रुएंट जरूरी नहीं है। हाँ जी, 65% डिस्काउंट, 65% डिस्काउंट और 30% एंड 40% सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, 65% डिस्काउंट और 30% 40% सक्सेसिव डिस्काउंट का डिफरेंस 105 रुपए। इन दोनों डिस्काउंट का डिफरेंस 105 रुपए है। तो आपसे पूछा है मार्क प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा? ये था क्या बेटा? भाई किसी वस्तु पर 65% का डिस्काउंट दिया जाता है और 30-40% की लगातार छूट दी जाती है। दोनों छूट का डिफरेंस कितना है बेटा? 30-40 का मतलब हो गया 30-40 सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 30 + 40 - 30 × 40/100 ये होता है। तो 30 + 40 70, 70 में से 12 घटाएंगे तो ये आएगा 58%। यानी कि किसी आर्टिकल पे 65% डिस्काउंट दो और 58% डिस्काउंट दो तो डिस्काउंट का डिफरेंस कितना आएगा? 7%। अगर 7% की वैल्यू 105 रुपए के बराबर है तो 1% की वैल्यू 15 रुपए हो जाएगी। तो मार्क प्राइस होता है 100%, 100% की वैल्यू 1500 रुपए हो जाएगी। तो वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए होगा क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता है। 35 बता रहा है एक बच्चा। हाँ यही है वो बालक। और बताओ। और तो यार कोई ऐसा है नहीं। हाँ जी, लगभग मैंने आपको सारी चीजें बता दी और इसमें एक भी ऐसा सवाल नहीं है मेरे दोस्त जो आपको पहले से ना बताया गया हो। मैं डायरेक्टली की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली जो डायरेक्ट बताए गए बैचेस में बस थोड़ा सा ही डाटा चेंज है। ये वाला सवाल भी मैंने करवाया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल पे भी हुआ। ये तो अभी लेटेस्ट सीटीएसएल में ही आया था और इनकी सबकी स्पेशल ये बात है x+1/x बार है। देखिए x² + 1x² पूछ रहा है, इसमें क्या ऐसी बात है जो आपसे छुपा के रखी जाए मेरे दोस्त? ठीक है ना? ओके ठीक है। जाने से पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि कैरविल की हमारी पूरी टीम ने एसएससी सीजीएल और सीजीएल मेंस का बैच जो है आपके लिए तैयार कर दिया है मेरे दोस्त। 2 महीने का समय है। टारगेट ये रखो कि 330-340 का आंकड़ा आप टच कर पाओ, तब जाके आपको बढ़िया जो है नौकरी मिल पाएगी मेरे भाई। अगर किसी बच्चे को समस्या ही केवल मैथ में कि मैथ में स्कोर नहीं बढ़ पा रहा
और वो अच्छी रैंक लाना चाहता है, मैथ के सारे सवाल ठीक करना चाहता है, कुछ स्टैटिक्स का सवाल गलत ना हो, प्रोबेबिलिटी का सवाल गलत ना हो, डीआई उससे ना छूटे, कैलकुलेटिव सीआई का सवाल आए वो गलत ना हो, तो मैथ्स का ही मेरे दोस्त स्पेशल बैच ले सकता है। केवल मैथ्स की क्लासेस भी उसको मिल जाएंगे और बहुत कम प्राइस में मेरे दोस्त, बहुत कम फीस में। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी होगी इस बैच की, कैलिबर एप्लीकेशन पर आप ले सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।